नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। आपने ये तो ध्यान में है आपके कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और आज 2.5 साल होने वाले हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तो एक बहुत बड़ी घटना थी कि इतना बड़ा देश, विश्व का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश, 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और करोड़ों में उसका क्षेत्रफल है। आबादी उसकी लगभग 14-15 करोड़ है और तकनीक के मामले में और हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के मामले में रूस जो है वो अमेरिका को टक्कर देता आ रहा है। तो रूस जैसे देश ने यूक्रेन जैसे एक छोटे से देश के ऊपर हमला किया और स्वाभाविक माना जा रहा था कि जल्दी ही उसको हरा देगा। तो इतना समय चला गया, इतना लंबा युद्ध जो है वो खिंच गया और यूक्रेन उससे टक्कर ले रहा है, अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। साथ ही साथ अब बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन ने खुद ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए रूस पर अटैक किया, एक बड़ा अटैक किया अभी कुछ ही दिन पहले, और रूस के एक बड़े इलाके पर जो है अधिकार कर लिया। तो ये कैसे संभव हुआ, इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी हो सकती है रूस की, उसके साथ और बड़ी जो खबर है और जो बड़ी घटना है जिसने कि पूरे विश्व को जो है उसकी नज़रें उस घटना पे, वो है भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस की भी यात्रा की। रूस की यात्रा एक स्वाभाविक हिस्सा था क्योंकि रूस भारत का प्राचीन समय से ही, लंबे समय से जो है वो मित्र रहा है। मगर भारत के प्रधानमंत्री विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने दोनों देशों को, युद्धरत दोनों देशों की यात्रा की है, यूक्रेन की भी यात्रा की है। और यूक्रेन वाली यात्रा में बहुत बड़ा जोखिम भी था। तो इसके भी क्या मायने हैं और रूस का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से एक छोटे से देश ने बहुत पहले 100 साल पहले, 100-125 साल पहले रूस को हरा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, नाटो क्या है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही संक्षेप में प्रयास रहेगा कि सारी चीज़ों को आपको समझा दिया जाए। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में नज़र डालिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रसिया लिखा हुआ है ये एशिया में भी आ जाता है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आ जाता है। राजधानी इसकी मॉस्को है जो कि यूरोप में पड़ती है और इसका इलाका क्या है, बहुत ठंडा इलाका है। तो मुख्यतः जो यूरोप वाला जो इलाका है वहीं पे घनी आबादी है। हालांकि बाकी हिस्सों में भी इसकी आबादी है। इस कोने से लेके यहाँ तक ट्रेन भी जाती है जो कि विश्व की सबसे लंबा जो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन का जो पटरी है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबा सफ़र। परंतु इसका जो उत्तरी एरिया है वो बहुत ठंडा है। तो वहाँ तो आबादी लगभग नहीं के बराबर रहती है। आबादी मुख्यतः है ये वाला जो इलाका है यहाँ पे रहती है और उसके अलावा जो है इसकी आबादी बाकी हिस्सों में भी फैली हुई है। तो रूस के हम इतिहास की बात करें पिछले 100-150 सालों की, तो क्योंकि चर्चा यूरोप का जो हिस्ट्री है यूरोप की वो यहीं से लगभग शुरू होती है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करने वाली, बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से ये चले रहे थे। तो 1905 में क्या हुआ था, 1905 में जापान आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो, और रूस के मुकाबले आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं कि एक छोटा सा देश है। परंतु जापान भी उस समय एक आक्रामक रवैये के रूप में जो है वो था। जापान भी अपनी सेना को बढ़ा रहा था और साम्राज्यवाद का चस्का जापान के भी लगा हुआ था। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बड़े आश्चर्य की बात रही कि 1905 में एक छोटे से देश जापान ने रूस को हरा दिया। यहीं से रूस की जनता के बीच में असंतोष शुरू हुआ। वो अपने राजा से नफरत करने लग गए और धीरे धीरे वहाँ का जो राजा है जिसको कि जार कहा जाता था, निकोलस और अलेक्जेंडर था उस समय, उसके बाद में निकोलस आया। और 1917 में युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का आपके ध्यान में होगा 1914 से लेके 1918 तक चला। उस समय जो बड़ी लड़ाई थी वो जर्मनी और रशिया के बीच में भी चल रही थी और उसमें जर्मनी जीत रहा था, रशिया हार रहा था। तब जनता में बड़ा आक्रोश हुआ और उसी समय फिर क्रांति हुई। जार का शासन यानी कि राजा का शासन हट गया और मजदूरों का, किसानों का शासन आ गया और उनका नेता बना लेनिन। और लेनिन ने यह तय किया कि हम युद्ध बंद करना चाहते हैं।
और 1917 में उसने जर्मनी के साथ में ब्रेस्ट लिटोवस्क नाम की संधि कर ली। चलाकर कोई देश जब कहता है ना कि नहीं भाई मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे माफ़ कर दो, ये शांति कर लो, तो क्या होता है, सामने वाले का भाव बढ़ जाता है। तो जर्मनी ने जो है रूस के ऊपर कड़ी शर्तें लगाई, कठोर शर्तें लगाई, बड़ा हर्जाना लगाया, फिर भी रूस ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ व्यवस्था बदल चुकी थी, राजा जा चुका था और लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों की और किसानों की सरकार आ चुकी थी, जिसे साम्यवाद कम्युनिज्म जो है वो कहा जाता है। तो अब हुआ क्या, लेनिन ने ये कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए या लंबी छलांग लगाने के लिए कई बार 1 कदम पीछे हटना पड़ता है। तो उसने कहा कि यही काम हम कर रहे हैं, हम 1 कदम पीछे हट के अपने देश को शांति के मार्ग पे लाके हम विकास करना चाहते हैं। और इसी के साथ में क्या हुआ कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें रूस का पीछा छूट गया और लेनिन ने रूस के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और जितने भी जो उद्योग धंधे थे उनका राष्ट्रीयकरण किया और साम्यवाद के सिद्धांतों के अनुसार रूस के विकास को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो युद्ध तो थम गया, फिर क्या हुआ, फिर रूस भी अपनी गति पे चल रहा था। पुनः घटनाएं हुई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर और रूस के बीच में पहले संधि हो रखी थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, 1940 में संधि की थी, परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति को बढ़ते देख उसने फ्रांस को हरा दिया था, ब्रिटेन को कमज़ोर कर दिया था। तो इसको लग रहा था कि अगर रूस जैसे जितने बड़े इतने विशाल देश पे अगर मैं राज कर लूं तो पूरी धरती का बादशाह बन जाऊंगा। और हिटलर जो है अति आत्मविश्वास में उसने क्या किया, उसने रूस के ऊपर हमला कर दिया। और जहां जर्मनी की सेना अब तक कहीं पर भी नहीं हार रही थी, रूस में जाके उसको असली सबक सिखाया गया। क्या हुआ था उस समय ये हुआ था कि जो रूस था वो ये इतना बड़ा इलाका रूस का ही था जिसको यूएसएसआर संयुक्त जो यूएसएसआर जो है सोवियत संघ रसिया उसको कहा जाता था। तो जर्मनी की सेनाएं इसमें आगे बढ़ती गई और जर्मनी ने कुछ नहीं, जर्मनी की सेनाएं आगे बढ़ती गई, रूस की सेनाएं पीछे हटती गई। धीरे धीरे 4-5 महीने के अंदर जर्मनी की सेनाओं ने रूस के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और वो बड़ी खुशी मना रहे थे कि भाई हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूस की सेना पीछे हटती जा रही थी। यहाँ पे ये क्या एक स्ट्रेटेजी थी रूस की सेना की। जब जर्मनी की सेनाएं रूस के नए इलाकों में, जंगलों में, ठंडे इलाकों में घुस गई और मौसम चेंज हो गया, 4-5 माह बाद कड़ाके की ठंड आ गई, उस समय वापस जो है रूस की सेना ने पलटवार किया और जर्मनी की सेना को चारों तरफ से घेर के और उसको वहीं मार गिराया। अधिकांश सैनिक तो नए इलाके में ठंड की चपेट से, कुछ जंगली जानवरों से, कुछ उनके हथियारों से और कुछ नई जगह पे वो घिर गए थे, उनका आत्मविश्वास डगमा गया था और 5 लाख से ज़्यादा सैनिक जर्मनी के वहाँ मार गिराए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिटलर की बहुत बड़ी हार थी और यहीं से जर्मनी का पतन शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पतन शुरू हुआ और फिर वो वापस बढ़त नहीं ले पाया। और तो इस प्रकार से ये भूमिका इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को हराने में रूस की बड़ी भूमिका रही और रूस जो है फिर एक बड़ा शक्तिशाली देश बनकर पूरी दुनिया के सामने आया कि जिसने जर्मनी की हार की शुरुआत करवाई थी। दूसरी बात, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। तो इस प्रकार से जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व में 2 धड़े बन गए। एक तरफ था यूएसएसआर यानी जिसको हम सोवियत संघ रसिया कहते हैं, दूसरी तरफ था यूएसए। दोनों ही ये चाह रहे थे कि अगला जो विश्व का जो डॉन है, जो बादशाह है, जो पूरे विश्व में अपना दबदबा बना के रखे, अपने इशारों पे चलाए या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करें, तो उसमें नंबर 1 कौन होगा। तो नंबर 1 को लेकर दोनों देशों के बीच में बड़ा जो एक प्रकार से बड़ी मारकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। और यूएसएसआर जो है रसिया, उसने टेक्नोलॉजी के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में सबसे पहले अंतरिक्ष पे यान भेजना, मनुष्य को भेजना आदि कई प्रयोग किए। उधर अमेरिका ने भी किए। दोनों के बीच में हथियारों की होड़,
अंतरिक्ष की होड़, पृथ्वी के ऊपर अपना गुट बढ़ाने की होड़ चल पड़ी। थोड़ा संक्षेप कर देता हूँ इस चीज़ को, आगे आप कहेंगे तो आगे दोबारा इस चीज़ को मैं और विस्तार से समझा सकता हूँ, और एक वीडियो में मैंने पहले भी इसको विस्तार से समझाया हुआ है, उसको आप देख लेना। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो देश अमेरिका के दोस्त बनना चाहते थे वो इसके साथ में आ गए, और रूस के तो पहले से ही था ही इसका संगठन। रूस ने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था वारसा पैक्ट 1955 में, और अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो में ये था, ये आप देख पा रहे हैं नाटो के सदस्य, कि नाटो में ये हुआ कि धीरे धीरे सदस्य बढ़ते गए। आज भी नाटो चल रहा है, जबकि आज कोई स्थिति नहीं है इसी शीत युद्ध की कोई और, फिर भी आज भी अभी भी नाटो में कुल 32 सदस्य हैं, और 32वां जो सदस्य देश बना है वो बना है स्वीडन। अब ये नाटो तक अपन क्यों आए हैं, क्योंकि लड़ाई यही है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई नाटो को लेकर ही है। तो उसकी हम चर्चा करें, उससे पहले हम वापस रूस पे आए कि रूस जो है, जो कि यूएसएसआर था, संयुक्त जो सोवियत संघ था, वो बिखर गया। वो ऐसे बिखर गया कि मान लीजिए कोई एक बड़ा मेन व्यक्ति है, उसके 5-7 खास दोस्त है, वो परिवार के सदस्य की तरह है। कई बार परिवारों में अनबन हो जाती है और परिवार में लड़ाई हो जाती है, फिर वो अपने अपने विचारधारा के हिसाब से अलग अलग सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही 1990 और 91 में 1991 तक जो है यूएसएसआर बिखर गया था। मेन जो देश था रूस वो अलग रह गया, बाकी जो देश थे इसमें जैसे रशिया के अलावा एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन। तो ये सब जो देश है, अर्मेनिया है ना, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब देश जो है, ताजिकिस्तान, ये सब इससे अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। कहा कि भाई हम अब आपकी नीति पे नहीं चलेंगे, हम हमारे हिसाब से विकास करेंगे, हम साम्यवाद के अनुसार नहीं चलेंगे, हम पश्चिमी देश जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं हम पूंजीवाद को अपनाएंगे। तो इस प्रकार से ये देश अलग हो गए और रूस का जो संघ था वो बिखर गया। तो यहाँ पे एक तरह से इनडायरेक्टली अमेरिका और नाटो की जीत मानी गई और यूएसएसआर की हार मानी गई, परंतु फिर भी रूस कोई कमज़ोर नहीं हुआ। रूस तकनीक के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, और वहाँ पे खनिज संसाधन भी खूब है, पेट्रोल खूब है, तो इस प्रकार गैस खूब है, तो इस प्रकार से रूस का दबदबा ख़त्म नहीं हुआ, परंतु कम जरूर हो गया। अब अमेरिका ये चाहता था कि अब वो सुपर पावर है, नंबर 1 है, तो समय समय पर रूस उसको चैलेंज देता रहा है। पुतिन जो है, वो 1999 से रूस का जो है वहाँ पे प्रभाव बनाए हुए हैं, राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, वापस राष्ट्रपति रहे, क्योंकि वहाँ पे एक जो राष्ट्रपति है वो 2 टर्म कर सकता है कंटिन्यू। फिर उन्होंने संविधान में संशोधन भी करवा दिया। तो इस प्रकार से तो पुतिन के नेतृत्व में रूस जो है वो अमेरिका को लगातार चुनौती देता रहा है, नाटो को चुनौती देता रहा है। अब जो 22 की घटना है, फरवरी 22 की, वो क्या हुई? उससे पहले रूस ने क्रीमिया पर भी हमला किया था 2014 में। अब 22 में क्या हुआ, ये जो यूक्रेन है ये ऐसे कहने लगा कि भाई मैं तो नाटो में मिलूंगा। तो रूस को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई जो 1991 तक इसके साथ में था, चलो अलग हो गया, कोई बात नहीं, पड़ोसी है, परंतु नाटो में मिलने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ? सीधा सीधा नाटो में मिलने का मतलब ये हो गया कि अमेरिका और उसके जो 32 सदस्य देश है नाटो के, उसमें अगर ये मिल जाता है तो रूस के बॉर्डर के ऊपर एक दुश्मन देश का पूरा अड्डा स्थापित हो जाएगा और रूस फिर पूरी तरह से घिर जाएगा। तो ये कतई नहीं चाहता रूस कि जो है उसी का ही भाई, उसी का ही सदस्य रहा और वो आज नाटो का सदस्य बन रहा है, दुश्मन का अड्डा अपने पड़ोस में स्थापित कर रहा है। रूस कतई ये नहीं चाहता था। तो नाटो के सदस्यता को लेकर ही रूस ने इस पर हमला किया था कि नाटो का सदस्य बनोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। नाटो का सबसे बड़ा इसमें यह पक्ष है कि इन 32 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला किया जाता है तो वो 32 सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। तो 32 सदस्य वर्तमान में और अगले की 32 ही तोड़ देते हैं, इनका ये मानना है। तो अब अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता
तब तो रसिया उस पर हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि संधि के अनुसार फिर रूस को सीधा सीधा 32 देशों से लड़ना पड़ता और विश्व युद्ध की स्थिति आ जाती। आज कोई भी देश ये नहीं चाहता कि विश्व युद्ध हो या फिर एक बड़ा युद्ध हो। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे देशों के पास में परमाणु हथियार है। इसलिए इन परमाणु हथियारों की स्थिति में अगर कोई भी देश भयंकर युद्ध में फंस जाता है तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, समूल नष्ट हो सकता है। इसलिए फिर जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर लड़ाई किस चीज़ की। तो इसलिए ये देश क्या करते हैं वर्तमान में, या तो छोटा युद्ध करते हैं या उस युद्ध को सीमित रखने का प्रयास करते हैं, फिर कूटनीतिक दृष्टि से उसको कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। अभी क्या चल रहा है? ये चल रहा है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, फिर भी जो है वो इससे 2 साल से रूस के हमले को झेल रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि यूक्रेन को पूरा का पूरा सपोर्ट अमेरिका का है, नाटो का है, यूरोपीय देशों का है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि का है। इसको तकनीकी सुविधाएं देते हैं, सैटेलाइट की सुविधाएं देते हैं, पैसे देते हैं, हथियार दे रहे हैं गुप्त रूप से सहयोग के नाम पे। कारण भी हो गया एक, उनके पास कारण ये हो गया कि रूस ने चलाकर इस पे हमला किया और इसके इलाके को कब्जा कर लिया है, तो एक सहानुभूति भी हो गई। रूस को एक नेगेटिव प्रस्तुत कर दिया कि देखो इतने बड़े देश ने एक छोटे से देश पे बेचारे पे हमला कर दिया, तो हम उसकी जितना भी मानवता के नाते सपोर्ट हो रहा है वो कर रहे हैं। अब ये भी होता है, आप ये भी सोचते होंगे कि ये क्या 2-2.5 साल हो गए, एक धमाका करें, जोर का बम गिराएं सीधा और ख़त्म। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। कारण ये है कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संधियाँ बनी हुई है, बहुत सारों का तो उल्लंघन हो चुका है। आम नागरिकों को मारा नहीं जा सकता, ये भी युद्ध के तहत है। बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, यूएनओ भी है, पुतिन को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उन देशों में वो जा नहीं सकते, अगर जाते हैं तो उसको पुलिस पकड़ सकती है, ये भी है। फिर भी पुतिन अपने मित्र देशों के साथ, चाहे वो चाइना हो, कोरिया हो, कुछ अरब कंट्रीज है, वहाँ गए हैं और उनके जो है वो मिले हैं। अब यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ गई कि ठीक है, इतने दिन चल रहा था, मामला चल रहा था, और चलते चलते स्थिति ये थी कि जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूक्रेन का ये जो इलाका है, ये इलाका इतने दिनों में रूस ने अपने अंडर में कर रखा था। यानी इसका लगभग 20-30% जो हिस्सा है वो रूस ने कब्जा कर रखा है, इसका बॉर्डर वाला एरिया। अब स्थिति क्या बनी है? अभी लेटेस्ट स्थिति ये बनी है कि हाल ही में 2-4 दिन पहले यूक्रेन ने हमला किया, एक बड़ा अटैक किया और रूस के इतने बड़े इलाके पर जो है वो कब्जा कर लिया। यहाँ पे आपको भले ही इसमें ये छोटा लग रहा हो, परंतु यहाँ पे 1200 से 1500 स्क्वायर किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी बड़ा एरिया होता है, और लगभग 93 विलेज जो है वो रूस को वहाँ से हटा के साइड में करने पड़े हैं। अपने लोगों को जो रूस को है वो साइड में करना पड़ा है। तो ये एक माना जा रहा है कि इतने दिन यूक्रेन आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा था, अपनी सुरक्षा कर रहा था, रूस की सेना को रोके हुए था, आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब उसने चलाकर अटैक किया है, रूस की सीमा में घुसा है और आगे तक बढ़ गया है, और वो और भी आगे जा सकता है। तो क्या ये रूस की हार है? क्या यह रूस की कोई चाल है? क्या हो सकता है ये? अब यहाँ पे देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है रूस की चाल हो कि ये सेना अंदर घुसें, फिर इसको वापस घेर के मारें। दूसरा ये भी हो सकता है कि अब रूस कोई बड़ा हमला कर दें। क्यों? क्योंकि इतने दिन तो ये था कि भाई वो रूस दोषी था, अब यहाँ पे ये भी जो है आरोपी हो गया है, आक्रामक हो गया है कि इसने हमला किया है, और जो है अब यूक्रेन को जो है वापस सबक सिखाया जा सकता है। यहाँ पे अब कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरा, कि एक तरफ ये लग रहा था कि कोई अब बड़ा हमला हो सकता है, अब अगर परमाणु हमला भी कर दे रसिया अपनी आत्मरक्षा में कि भी देखो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, हमने तो इसलिए अटैक किया है। इसी बीच शांति की पुनः उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है कि आपको पता होगा, जुलाई में मोदी जी ने रूस की यात्रा की, और रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं, भारत वहाँ जाते हैं, द्विपक्षीय अपनी ये चर्चाएं होती है। और रूस भारत का प्राचीन समय से मित्र रहा है, और अपने टेक्नोलॉजी के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में, हथियारों के मामले में भारत रूस का बड़ा हथियारों का खरीदार है। अभी जब विश्व के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के चलते जो है वो रूस
से तेल खरीद रहा है और सबसे बड़ा तेल का आयातक रहा है। तो रूस के भी फायदा हो रहा है, उसकी इकोनॉमी चल रही है, भारत के भी फायदा हो रहा है, सस्ता तेल ले रहा है। इस चीज़ की तारीफ पाकिस्तान के यानी दुश्मन देश के राष्ट्रपति भी कर चुके हैं भारत की विदेश नीति की। भारत की जो विदेश नीति है वो दोस्तों आज की नहीं है। भारत की विदेश नीति अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की है, अपने बुद्ध की भूमि है भारत सनातन धर्म से ही अपनी ये विश्व जो बंधुत्व की भावना है वहीं से अपनी विदेश नीति चलती है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी हस्ती थे और उन्होंने भी उस समय गुट निरपेक्षता, पंचशील जैसे सिद्धांतों को दिया। वो ही सिद्धांत चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, हम उसी ढर्रे पे, उसी सिद्धांतों पे हमारी जो मूल जो थीम है, जो शांति की थीम है, चलाकर किसी देश पे हमला नहीं करने की थीम है, उसी को अपनाते हुए हम विदेश नीति में आगे बढ़ते हैं। सहयोग करने की थीम है। तो मोदी जी गए रसिया तो बड़ी आलोचना हुई जो यूरोपीय देश है, और यूक्रेन ने तो ये कहा कि जो एक खूनी है, जो हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उससे जाके गले मिल रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भी गले मिलना हमारी परंपरा है, हम मेहमान का स्वागत गले मिलकर ही करते हैं। यहाँ तक बात आई गई हो गई कि भी ठीक है, सबके सामने है कि भारत रूस का मित्र है, रूस भारत का मित्र है, दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंध है। भले ही भारत एक तरफ अमेरिका से अच्छी दोस्ती रख रहा है, साथ ही साथ रूस से भी उसके संबंध वैसे ही मधुर है जैसे कि अपने लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इसके पीछे भी 1971 वाली हिस्ट्री है, वो भी हम कभी आगे चर्चा करेंगे। तो पुतिन ने सर्वोच्च सम्मान अपने हाथों से दिया, गले मिले, और जो भाईचारा देखने को मिल रहा था उस समय ये जो यूरोप के देश है, यूक्रेन है, वो जल रहा था। स्वाभाविक है जलना। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा भी कर ली। तो ये विश्व के पहले प्रधानमंत्री हो गए, मुखिया हो गए, जिन्होंने दोनों देशों की जो युद्ध रथ है उसकी यात्रा की। यहाँ पे यूक्रेन में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, फ्रांस के भी आए होंगे, और भी कई देशों के राष्ट्रपति आए। मगर मोदी जी ने जो है, उन्होंने रूस की यात्रा नहीं की, मगर मोदी जी ने यानी भारत की ओर से दोनों देशों की यात्रा करके शांति का पैगाम जो है वो भेजा गया है। ये कहा गया है कि भाई हम चाहते हैं कि शांति हो। मोदी जी ने साफ कहा कि हमारी नीति युद्ध के मामले में तटस्थता की कतई नहीं है। हम युद्ध में तटस्थ नहीं रहना चाहते, हम युद्ध में शांति का पैगाम देते हैं। हम कहते हैं कि विकास जो है वो शांति से होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पे युद्ध रोकने से आएगी। युद्ध से विनाश ही मिलता है, युद्ध से हत्याएं होती है, युद्ध से नुकसान ही होता है, युद्ध से विकास नहीं हो सकता। तो ये शुरू से कह रहे हैं कि युद्ध का रास्ता छोड़ दो। रशिया को भी कहा, न इन्होंने रशिया के हमले की निंदा की, न इन्होंने यूक्रेन की निंदा की। इन्होंने कहा आंतरिक मामला है, मगर भारत युद्ध की निंदा करता है। युद्ध कोई मार्ग नहीं है, बल्कि बैठकर चर्चा करनी चाहिए। यही बात इन्होंने यहाँ की। यहाँ की यात्रा मोदी जी की विशेष इसलिए रही दोस्तों कि क्या हुआ कि मोदी जी ने क्या है, यहाँ पे फ्लाई जोन नहीं है, हवाई जहाज से नहीं जा सकते, क्योंकि जो फ्लाई जोन है उसको रोका हुआ है कि हवाई जहाज से हो सकता है कोई हमला भी हो जाए। तो नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर से। तो जो भी प्रधानमंत्री वहाँ पे आए हैं वो ट्रेन से सफ़र करके आए हैं। अब आश्चर्य होता है कि ट्रेन से कैसे, तो ट्रेन क्या है, पहले जाना पड़ता है पोलैंड, और पोलैंड से जो है उनको जाना पड़ता है, आपको पोलैंड का भी मैप में दिखा देते हैं, पोलैंड से फिर उनको जाना पड़ता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है। पोलैंड से यूक्रेन एक ट्रेन चलती है जिसमें 700 किलोमीटर जो है जाना, 700 आना। तो ये लगभग 20 घंटे की जो यात्रा थी वो मोदी जी ने ट्रेन से तय की। बाकी ट्रेन एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है, बुलेट प्रूफ है, 5 स्टार सुविधाएं हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी वहाँ से जा चुके हैं। तो कोई वैसे खतरा नहीं था, परंतु फिर भी थोड़ी रिस्क तो रहती है। यहाँ पे रूस ने एक अच्छा मैसेज दिया, जब तक भारत के प्रधानमंत्री वहाँ रहे, जो पूरी यात्रा रही करीब 36 घंटे से ज़्यादा की, उस समय तक रूस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई। ये भी एक बड़ा मैसेज जो है वो रूस ने पूरे विश्व को दिया है। अब यहाँ पे उम्मीदें ये जगती है दोस्तों कि
भारत जो है, भारत के माध्यम से शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, उसने भी कहा है कि भारत इस वार्ता को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनसे गले मिल रहे हैं। उन्होंने उन वीडियोज़ को भी देखा जिनमें मानवता शर्मसार हुई, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, वो सब भी देखें। जेलेंस्की का थोड़ा सा आपको बता दें, जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने उससे पहले ये फिल्म स्टार, टीवी स्टार थे, कॉमेडी स्टार थे। और जैसा भारत में भी होता है, साउथ में भी होता है, फिल्म लाइन के लोग बहुत सारे राजनीति में आते हैं। ये भी राजनीति में आए, सफल रहे, अच्छी पर्सनैलिटी है। और देश में ये जब रूस ने हमला किया तो लग रहा था कि ये छोड़ के भाग जाएंगे, मगर भागे नहीं, लड़ते रहे। सपोर्ट भी था, पश्चिम का सपोर्ट भी पूरा मिल गया। तो इस प्रकार से ये टिके हुए हैं और हो सकता है कि अब जल्द ही अपने को जो है समझौता देखने को मिले। भारत ने इनको दिल्ली इनवाइट किया है कि आप आइए। हो सकता है जब ये अगर दिल्ली आते हैं कुछ दिनों में, तो रूस की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि बुला लिया जाए और बैठकर चर्चा करके युद्ध विराम की ओर दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। युद्ध विराम होता है दोस्तों तो सभी को फायदा है। भारत की महंगाई के पीछे भी कुछ न कुछ प्रतिशत है रोल है। विदेशों में भी जो महंगाई का स्तर बढ़ा है, संकट हुआ है, खाद्य संकट, तो युद्ध में तो देखो कहते हैं ना कि लड़ाई में लाडू नहीं बंटते, तो वही बात है, युद्ध में होता नुकसान ही है सभी पक्षों का। तो इसलिए, और 2.5 साल से रूस भी उब गया है, यूक्रेन भी उब गया है। पश्चिमी देशों का तो मेन यही मकसद था कि भाई इस प्लेटफॉर्म यूक्रेन के माध्यम से रूस को कमज़ोर करने का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है। इसको सपोर्ट करते रहेंगे, दोनों लड़ेंगे तो होंगे तो दोनों ही कमज़ोर। इसलिए इस स्थिति को अब यूक्रेन भी समझ रहा है, रसिया भी समझ रहा है, और भारत तो शांति का पैगाम पहले दिन से दे रहा है। भारत ने कभी किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध में सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे ये उम्मीद बन रही है मित्रों कि जल्द ही चाहे उसमें भारत का थोड़ी बहुत ही भूमिका रहे, परंतु ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। एक वापस दोनों देशों के बीच में स्थिति लाने का प्रयास किया जा रहा है कि समझौता हो जाए और जो है दोनों देश शांति की ओर आगे बढ़ें, ताकि विश्व में शांति का पैगाम जा सकें। जानकारी अच्छी लगी होगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।